नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां उमर खालिद और सरजील इमाम की बेल याचिका खारिज हो गई है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बेल मिलने या ना मिलने की नहीं है। असल में इस एक केस ने एक बहुत बड़ी कानूनी बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टेररिस्ट एक्ट की जो परिभाषा दी है ना, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक नई और बहुत बहुत ज्यादा वाइड डेफिनेशन हमारे सामने आई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन कहाँ खत्म होता है और टेररिज्म यानी आतंकवाद कहाँ से शुरू हो जाता है। ये लाइन, ये रेखा आखिर है कहाँ। चलिए आज इसी कानूनी उलझन की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले की। देखिए, 2020 के दिल्ली दंगों का ये मामला है। इसमें दो मुख्य आरोपी हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम। कोर्ट ने इनकी बेल अर्जी खारिज कर दी, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसी केस में 5 दूसरे आरोपियों को बेल मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? यही तो इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2020 में आपको याद ही होगा, दिल्ली में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन ये प्रदर्शन अचानक हिंसक दंगों में बदल गए। बहुत दुखद था। 50 से ज्यादा जानें गईं और हिंसा का मंजर हर तरफ था। अब प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष का कहना है कि ये सब अचानक नहीं हुआ। उनका दावा है कि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। तो सवाल ये है कि ये केस बाकी क्रिमिनल केस से इतना अलग और इतना सीरियस क्यों है? वजह है एक कानून, एक ऐसा कानून जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इन सभी पर इसी कानून के तहत चार्ज लगे हैं, जो भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है। तो ये UAPA है क्या भला? देखिए, ये हमारा मेन एंटी टेरर कानून है और ये IPC जैसे नॉर्मल कानूनों से बहुत ज़्यादा सख्त है। क्यों? क्योंकि IPC में देखा जाता है कि आपने फिजिकली क्या किया, मतलब कोई हिंसा की या नहीं। लेकिन UAPA इससे कहीं आगे जाता है। ये आपके इरादे, आपकी साजिश और सबसे ज़रूरी आपके काम के असर यानी इम्पैक्ट पर फोकस करता है। इस फर्क को और आसानी से समझने के लिए ज़रा इस टेबल पर नज़र डालिए। देखिए, नॉर्मल कानून में एक कहावत है, बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। मतलब जमानत मिलना आपका अधिकार है। लेकिन UAPA में ये पूरी कहानी पलट जाती है। यहाँ जेल इज द रूल है। यहाँ पहले से मान लिया जाता है कि आरोपी समाज के लिए खतरा है, और तो और अगर नॉर्मल केस में ट्रायल लंबा खिंच रहा हो तो आपको बेल मिल सकती है। पर UAPA में ना, ये भी कोई पक्का ग्राउंड नहीं है बेल की। तो UAPA में बेल मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक सेक्शन, एक दीवार, सेक्शन 43D(5). ये सेक्शन सीधी सीधी बात कहता है, अगर कोर्ट को पहली नज़र में, जिसे हम प्राइमा फेसी कहते हैं, ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ जो आरोप है वो सच हो सकते हैं, तो आपको बेल नहीं मिलेगी। बात खत्म। सोचिए, पूरा ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, सिर्फ शुरुआती सबूतों के आधार पर ही आपकी जमानत खारिज हो सकती। चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े, सबसे अहम और सबसे विवादित हिस्से पर। एक ऐसा हिस्सा जिसका असर आने वाले न जाने कितने केसों पर पड़ने वाला है, और वो है सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के सेक्शन 15 यानी टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा को कैसे रीडिफाइन कर दिया है, उसका दायरा कैसे बढ़ा दिया है। तो ये सेक्शन 15 कहता क्या है, इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला है आपका इरादा यानी इंटेंट। क्या आपका इरादा भारत की एकता, अखंडता को तोड़ना था? दूसरा है तरीका यानी मीन्स, आपने क्या इस्तेमाल किया, बॉम्ब, बंदूक या फिर, और ये बहुत ज़रूरी है, एनी अदर मीन्स यानी कोई भी और तरीका। और तीसरा है असर यानी इफ़ेक्ट, आपके काम से क्या हुआ, क्या किसी की मौत हुई या पब्लिक डिसऑर्डर यानी बड़े पैमाने पर अव्यवस्था फैली। और दोस्तों, इसी एनी अदर मीन्स और इफ़ेक्ट में ही इस केस का सबसे बड़ा कानूनी पेंच छिपा है। देखिए, अब तक हम क्या समझते थे, टेररिस्ट एक्ट मतलब बम, बंदूक, गोला बारूद, मतलब हिंसक तरीके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नई बात कही है। कोर्ट का कहना है कि आप किस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ वो जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है आपके काम का असर, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपका कोई काम जो दिखने में हिंसक ना भी हो, अगर वो समाज में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था फैलाता है, डिस्टेबलाइज करता है, तो उसे भी टेररिस्ट एक्ट माना जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात। अब कोर्ट में क्या दलीलें दी गई? प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये जो चक्का जाम और रोड ब्लॉक किए गए, ये एक सोची समझी योजना थी। इससे पूरे शहर को पैरालाइज कर दिया गया, लोगों में डर का माहौल बनाया गया, और ये देश की अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए
ये आतंकवाद है। दूसरी तरफ डिफेंस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, चक्का जाम तो विरोध जताने का एक डेमोक्रेटिक तरीका है, और हमने कोई सीधी हिंसा तो की ही नहीं। तो फिर वही सवाल वापस आ जाता है, अगर केस एक ही है तो फिर ये भेदभाव क्यों? क्यों कुछ लोगों को बेल मिली और कुछ को नहीं? चलिए कोर्ट की इस गुत्थी को सुलझाते हैं और इसके पीछे का तर्क समझते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही साफ लाइन खींची। कोर्ट ने कहा कि सारे आरोपी एक ही पायदान पर नहीं खड़े हैं। कोर्ट के हिसाब से उमर खालिद और शर्जील इमाम, ये लोग थे आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स और मेन ऑर्गेनाइजर। मतलब ये वो लोग थे जो पूरी विचारधारा को चला रहे थे, जो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। जबकि जिन 5 लोगों को बेल मिली, उनका रोल सिर्फ पेरिफेरल था, मतलब साइड का, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने वाला। और यही फर्क बेल मिलने या न मिलने की वजह बना। अब जरा इस केस से बाहर निकलकर इसके बड़े असर को देखते हैं। ये फैसला सिर्फ इन आरोपियों के बारे में नहीं है, ये फैसला हमारे देश में सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक आज़ादी और नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की जो नाजुक बहस है ना, उसे एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले आया है। और इस फैसले को लेके अब 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ है आलोचक यानी क्रिटिक्स, उनका डर ये है कि इस तरह तो सरकार किसी भी विरोध प्रदर्शन, किसी भी असहमति को आतंकवाद का नाम दे देगी। वो कह रहे हैं कि आतंक की परिभाषा को इतना ज्यादा लचीला, इतना इलास्टिक बना दिया गया है कि बहुत खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ है इस फैसले के समर्थक, उनका कहना है कि जमाना बदल गया है और खतरे भी बदल गए हैं। आज देश को अस्थिर करने के लिए सिर्फ बम की जरूरत नहीं, भड़काऊ भाषण और ऑनलाइन साजिशें भी काफी हैं। और ऐसे नए खतरों से निपटने के लिए ऐसे ही सख्त कानूनों की जरूरत। तो आखिर में ये फैसला हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि क्या हमने आतंक की परिभाषा को इतना ज़्यादा खींच दिया है, इतना इलास्टिक बना दिया है कि अब वो खुद हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाए। कुछ आसान सवालों के जरिए देखते हैं कि आपको इस केस के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स याद हुए या नहीं। पहला सवाल आपके लिए। हमने अभी बात की कि यूएपीए में बेल मिलना लगभग नामुमकिन सा है। तो बताइए वो कौन सा सेक्शन है जो जमानत के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है? बिल्कुल सही जवाब है सेक्शन 43D5। यही वो सेक्शन है जो कहता है कि अगर आरोप प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में भी सही लगे तो बेल नहीं मिलेगी। ओके, दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो टेररिस्ट एक्ट की नई परिभाषा है। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को किस तरह से एक्सपैंड किया है, कैसे इसका दायरा बढ़ाया है? और इसका सही जवाब है अब फोकस सिर्फ तरीके यानी मीन्स पर नहीं है, जैसे बम या बंदूक। अब फोकस है असर यानी इम्पैक्ट पर। मतलब अगर आपके काम से पब्लिक डिसऑर्डर फैलता है तो भी वो टेररिस्ट एक्ट हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको ये पूरा जटिल मामला आसानी से समझ आ गया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं जिस पर हम बात करें तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए।